आइए पढ़ते हैं प्रकरण 8 जीवनी सुधा मूर्ति। जीवनी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ बायोग्राफी है। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। तो आइए पढ़ते हैं जीवनी सुधा मूर्ति। कुछ लोग महान लक्ष्य को हासिल करने का मकसद लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जो जिंदगी को सादगी और दानिशमंदी के साथ जीने में यकीन रखते हैं, और यही सादगी और मन की उदारता उन्हें आज इस मुकाम पर ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नजरें बुलंद करनी पड़ती है। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इंफोसिस के इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति की जिंदगी मेहनत और मशक्कत की अद्वैत कहानी है। वह आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने किसी जगह कहा है, अंधेरे में रहने के बजाय एक दिया रोशन करना कहीं बेहतर है। सुधा मूर्ति की जिंदगी की कहानी भी इसी एक पंक्ति के इर्द गिर्द चलती है। तो आइए पढ़ते हैं ऐसी एक महान हस्ती के बारे में जो एक संवेदनशील शिक्षक भी है, लेखिका भी है और एक महान कर्मवीर भी है। ऐसी सुधा मूर्ति, उनका परिचय देखें। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य कुशलता से प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का संदेश यह है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव रखा न जाए। अब पाठ की शुरुआत करते हैं, जीवनी की शुरुआत करते हैं। यह है सुधा मूर्ति। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए झूम रहे थे। देखो, ये है भारतीय विज्ञान संस्थान। बेंगलुरु में बहुत ही गर्मी उन दिनों पड़ रही थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा यानी विद्यार्थिनी हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए किया था। यह है टेल्को कंपनी टाटा की। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो सुधा मूर्ति की नजर उस पर जाती है और उसे एक आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों, महिला उम्मीदवार आवेदन क्यों नहीं कर सकती। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, देखो यहाँ पर यह भेदभाव के साथ उनका फोटो है कि सुधा मूर्ति का महिलाओं के प्रति भेदभाव का विरोध, उन्होंने इस भेदभाव का विरोध किया। स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। उसे लगा कि हमारे संविधान में तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऐसा भेदभाव क्यों रखा गया है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में
सहपाठी यानी साथ साथ पढ़ने वाला। अकेली लड़की थी, योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा कि नहीं, मैं ऐसा कभी चलाऊंगी नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, बस इसका विरोध वो करेगी और डटकर करेगी कि मैं हटूंगी नहीं और डटकर इनका सामना करूंगी, ऐसा उन्होंने मन में ठान लिया। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से जल्दी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचा अधिकारी है, वह सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी यानी जानकारी देगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो मालूम नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो इस परिच्छेदों में हमने क्या देखा कि वो देख लेती है एक आवेदन नौकरी के लिए जो विज्ञापन रखा था वहां पर कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न करें। तो उनके मन में यह बात दुख पहुंचाने लगी कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों, और डटकर उनका सामना करने की वो सोचने लगी। उन्होंने मन में तय कर लिया कि मैं उनका विरोध अवश्य करूंगी। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। देखिए यहाँ पर यह है JRD टाटा और सुधा मूर्ति। आपने भारत में लोहा इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपकी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, आपके संस्थान है, तो आप ऐसा भेदभाव क्यों कर सकते हैं, जबकि भारत के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम लिंग भेद करें। कोई भी महिला कोई भी काम कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। साक्षात्कार यानी मुलाकात। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची और वह लड़की कौन थी? सुधा मूर्ति। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखना था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती, कि आज तक हमने फैक्ट्री में कोई महिला की किसी भी पद के लिए नियुक्ति नहीं की है। तुम्हारी जैसी मेधावी यानी बुद्धिशाली लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, कि जो प्रयोगशालाएं होती है, अनुसंधान शालाएं होती है, उनमें तुम्हें काम करना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री में नहीं। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। किसने कहा? यह सुधा मूर्ति ने टाटा से कहा, रतन टाटा से, कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आगे कभी बढ़ सकते नहीं है। नहीं तो कभी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। डर के बिना दृढ़ता से वो रतन टाटा से कहती है कि हमें तो शुरुआत करनी ही होगी, आपको महिलाओं को नौकरी में रखना ही होगा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया लड़की की बुद्धि को, उनकी शक्ति को देखकर, कि अच्छा, तो हम आज से ही शुरुआत कर देते हैं और तुमसे ही शुरुआत कर देते हैं। तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम्हें बधाई हो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखता हूं। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। छात्र यहाँ पर ध्यान दें कि टाटा में पहली महिला इंजीनियर कौन थी? तो सुधा कुलकर्णी, जो बाद में नारायण मूर्ति के साथ विवाह करके सुधा मूर्ति बन गई। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत
श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। देखो यहाँ पर दोनों का चित्र है, ये उनके पति है और ये सुधा मूर्ति है। दोनों एक ही साथ कार्य करते थे और बाद में उन दोनों ने विवाह कर लिया। 8 वर्ष टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1942 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, यानी अपनी नौकरी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मुझे कोई खुद की अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो चिंतित लगते थे, तो उन्होंने अपनी चिंता का कारण सुधा मूर्ति को बताया कि मुझे खुद की कंपनी खोलनी है, लेकिन मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं। तो सुधा मूर्ति ने कहा कि मैंने जो पैसे संकट समय के लिए बचा कर रखे हैं वह पैसे मैं आपको देती हूँ और आप उससे एक कंपनी की शुरुआत करें। और इस प्रकार सुधा मूर्ति के दिए हुए पैसों से नारायण मूर्ति ने इंफोसिस कंपनी को खोला और आज वह कंपनी जो है वह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। दोनों की मेहनत और लगन से दोनों ने इस कंपनी में इतनी मेहनत की कि उन दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दुनी रात चौगुनी कहावत है, यानी दिन ब दिन बढ़ना। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई, उनकी कर्ताहर्ता बन गई। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। देखो यहाँ पर लाइब्रेरी में वो बच्चों को पुस्तकें दे रही हुई नजर आती है और उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्णतः से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया, यानी समाज सुधार के कार्य में वो अब लग जाती है। बच्चे यहाँ पर एक बात जाने कि 60,000 लाइब्रेरी की उन्होंने स्थापना की है और 16,000 शौचालयों की भी उन्होंने शुरुआत की थी। 16,000 शौचालय भी उन्होंने बनवाए। तो यह है समाज सुधार का एक और रूप। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, ओडिशा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य उन्होंने करवाए। सूखा पीड़ित यानी जहां अकाल हुआ है, बारिश नहीं होती, ऐसे क्षेत्र में जाकर उन्होंने कार्य करवाए और चिकित्सा की सहायता की, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने आधुनिक साधनों को दिया जिससे गरीब लोगों की सेवा की जाए। तो पूरे परिच्छेद में यहाँ पर हमने 2 महत्व की बातें बताई कि उनका विवाह नारायण मूर्ति से हुआ और विवाह के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली और कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही गई। उनके बाद वो एक समाज सुधार के लिए कार्य करने लगी और समाज सुधार के लिए अपने आप को उन्होंने सौंप दिया। उनके अथक प्रयास यानी मेहनत, अथक यानी कभी न थके वह कर्नाटक से 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगा दिया। देखो ये कंप्यूटर की शिक्षा बच्चे आज वहां कर रहे हैं, वह किसकी देन है? सुधा मूर्ति की। 3,000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी, शिष्यवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। यह है उनकी कंप्यूटर की जो सेवा है, कंप्यूटर का दान उन्होंने किया, वह चित्र नजर आता है। यह उनकी लाइब्रेरी है, 3,000 से अधिक पुस्तकालय उन्होंने खोले हैं। 13 पुस्तकों की लेखिका, उन्होंने खुद 13 पुस्तकें लिखी है, वह एक लेखिका के रूप में भी हमारे सामने आती है। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं कि ऐसी सुधा मूर्ति को काम की प्रशस्ति के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार,
वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। यहाँ पर बच्चे ध्यान दें कि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुधा मूर्ति को किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया, तो FM रेडियो के द्वारा। और बड़े प्रश्न में पूछा जाता है कि सुधा मूर्ति को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। इन सब पुरस्कारों के बाद उसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पद्मश्री से उनका सम्मान करते हैं, पद्मश्री से उसे विभूषित करते हैं। तो हमें गर्व लेना चाहिए कि एक महिला किस प्रकार अथक प्रयास और मेहनत करके कहां से कहां वो पहुंच जाती है और पद्मश्री को प्राप्त कर सकती है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। इन उपलब्धियों से उसे महिलाओं ने संदेश दिया है कि हमारे लिए कोई कार्य कठिन है नहीं। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। उनका श्रेय किसे जाता है? सुधा मूर्ति को। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा यानी बुद्धि, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वह कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना तो जरूरी है, हमें रुकना नहीं है। तो इस परिच्छेद में उनको दिए गए पुरस्कार की बात है, उनके सेवा भाव की बात है कि किस प्रकार उन्होंने सेवा की है, और अंत में महिलाओं के लिए वो किस प्रकार हमारे लिए प्रेरणा रूप है, उस बात को यहाँ पर बताया गया है। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि ऐसी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सुधा मूर्ति के जीवन से हम यह प्रेरणा लें कि एक ही व्यक्ति शिक्षक भी बन सकती है, सेविका भी बन सकती है, समाज सेवा भी कर सकती है, एक आदर्श पत्नी भी बन सकती है, उत्तम शिक्षक भी बन सकती है, लेखिका भी बन सकती है, इंफोसिस की चेयरपर्सन भी बन सकती है, और जो भी वो कार्य करना चाहे वो हमेशा कर सकती है। धन्यवाद।